हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था वर्क डन ऑन डाइपोल और साथ ही साथ हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। और हमने वहाँ पे नोट किया था कि वर्क डन का फॉर्मूला आता था W = PE cos θ1 माइनस cos θ2, जहाँ पे θ1 था हमारा इनिशियल एंगुलर पोजिशन एंड θ2 इज़ आवर फाइनल एंगुलर पोजिशंस। इन नेक्स्ट हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की और हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था और वो आता था U = -PE cos θ। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे 3 स्पेशल केस देखे थे। पहला था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए और आखिरी वाला था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। और हमने वहाँ पे नोट भी कर लिया था कि अगर हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाता है, मतलब कि वो रोटेशनल मोशन करने की कोई ट्राई नहीं करती। और अगर हमारी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाता है और वो जो डाइपोल है वो फील्ड के पैरेलल होने की ट्राई करती है। राइट बच्चा पार्टी, इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। अब बच्चा पार्टी, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा नया है, मतलब अभी तक हमने जो स्टडी की है उससे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको मज़ा आएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इजी है, बट इस कॉन्सेप्ट की मदद से आगे की पूरी जो कॉन्सेप्चुअल थियरी है वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स पे, ठीक है। और फ्लक्स के रिगार्डिंग अगर हम ज़्यादा बात करें तो सबसे पहले तो ये जो फ्लक्स वर्ड है वो ही कुछ अपने आप में ख़ास है। कैसे ख़ास है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू फ्लो, और टू फ्लो यानी कि बहाव, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ का बहाव होने वाला है, ठीक है। और अगर हम इस पूरे वर्ड को जोड़ देते इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो क्रॉस करने वाली है, पसार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल को, राइट। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम नोट करेंगे कि द वर्ड फ्लक्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब आपको एज फॉर योर नॉलेज बताना चाहूँगा बच्चा पार्टी कि बेसिकली हमारे फिजिक्स में जितने भी वर्ड्स होते हैं, मतलब हम जो ये अल्फ़ा बीटा गेमा वो लाते हैं, वो बेसिकली 2 जगह से आते हैं। एक होते हैं ग्रीक वर्ड, दूसरा होता है लैटिन वर्ड, ठीक है। अब ये ग्रीक और लैटिन से क्यों होते हैं, बाकी सारी लैंग्वेज में से या तो बाकी सारी प्लेस में से कोई वर्ड्स क्यों नहीं उठाए जाते, तो उसका मीनिंग ये है बच्चा पार्टी कि ये जो लैटिन वर्ड्स होते हैं उसे लैटिन को कभी कभी मृत भाषा बोला जाता है। मृत भाषा यानी कि ऐसी भाषा जो कभी भी बदल नहीं सकती। जैसे कि अगर हम सिंपल वाली हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बात करें तो वहाँ पे एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी मतलब सी यानी देखना, सी यानी समंदर, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो निकल सकते हैं, बट यहाँ पे जो लैटिन वर्ड्स होते हैं वो मृत भाषा कहलाती। एक बार जो उसका मीनिंग निकल गया उसके बाद उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता, या तो एक ही वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है बच्चा पार्टी। इसलिए बेसिकली फिजिक्स में ज़्यादातर ऐसे ही वर्ड यूज़ किए गए जो ग्रीक या तो लैटिन से उठाए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो फ्लक्स वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टू फ्लो। टू फ्लो यानी कि फ्लो होना या तो बहना, राइट। और ऐसा जो फ्लो है वो में भी एयर फ्लो हो सकता है, वाटर फ्लो हो सकता है, या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो सकता है। तो हम यहाँ पे इस टू फ्लो मीनिंग को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी कि हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो फ्लो होगी वन क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शंस, और जब हम क्रॉस सेक्शंस को इस फील्ड लाइन्स के साथ जोड़ेंगे तो वो बन जाता है फ्लक्स। बट याद रखिए बच्चा पार्टी कि काफ़ी बार एंट्रेंस लेवल पे इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। अब ट्विस्ट कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं
कि 2016 में ही ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें हमें डिराइव करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बच्चा पार्टी, अब कोई भी बच्चा होता है, अगर उसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से बिल्ड नहीं है तो पहले तो वो सोच में गिर जाएगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो उसको तो नंबर ऑफ चार्ज ही एक पता है जो आगे आया था क्वांटिटाइजेशन लॉ में, Q इज इक्वल टू एन, जहाँ पे हमने लिया था n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फ्लक्स होती नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन of force that normally यानी perpendicular pass through that surface। मतलब कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन में हमें यही सिखा रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस या तो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं डी फाई से और हम जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेने वाले वो लेते हैं डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स का सिंबल है डी फाई, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है डी ए और हमारी फील्ड लाइन और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का एंगल लिया है थीटा। इसको हम ग्राफिकली समझने की ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो अनडिफाइंड शेप का हमारा एक क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, राइट। तो अगर हम इस पॉइंट पे, मतलब कि सपोज मैं इस पॉइंट को पहले कंसिडर करता हूँ, तो याद रखिए कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शंस में होता है। नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, हमारा एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे नोट करेंगे तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में और परपेंडिकुलर टू सरफेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बाकी सारे पॉइंट पे भी अगर देखना चाहे तो चलिए हम देखने वाले हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे भी जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं ड्राइंग में कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर हम और एक दो पॉइंट्स लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ में आ सके, तो देखिए यहाँ पे जो हमने ये तीसरा पॉइंट्स लिया है वहाँ पे जो हमारा एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट, बाहर है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इस पॉइंट पे जो हमारा एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, राइट। सिमिलरली हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं और सभी जगह पे हम एरिया वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, राइट। और अगर हम इन सभी जगहों पे फ्लक्स को फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। हम नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया फ्लक्स डी फाई का फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब आप यहाँ पे नोट करिए ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है और हमने सीखा है कि जब भी डॉट मल्टीप्लिकेशन हटाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम कॉस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था टॉर्क वाले में, राइट, आपको याद ही होगा। और अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप पहले उसे देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होता रहेगा और हम सिक्वेंशियल चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि साइन कंपोनेंट को हटाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। सिमिलरली अगर आपको डॉट प्रोडक्ट को हटाना है तो आप क्या लेते हो, कॉस। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए कॉस कंपोनेंट लिया है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस थीटा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो भी एकदम छोटा सा है, राइट। तो जो हमें फ्लक्स मिला है वो भी छोटा सा मिलेगा। बट अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यस डेफिनेटली अब तो आपको इजीली आता ही होगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी।
तो हमने कर लिया इंटीग्रेशन, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। तो वापस से हमने जब ये इंटीग्रेशन किया तो ये जो डी ए था वो छोटा सा एरिया था, तो इंटीग्रेशन किया तो टोटल एरिया बन गया, तो ये आ गया ई ए कोस थीटा। और अगर कोस हटाते तो हम डॉट प्रोडक्ट को इंसर्ट करवाएंगे, तो हमारे फ्लक्स फाई का फॉर्मूला हो जाता है ई इंटू ए। राइट बच्चा पार्टी, काफ़ी इजी है। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, तो जब हम मैग्नेटिक पोर्शंस में जाएंगे तब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे ही आने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, तो अगर आपका ये जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से बिल्ड होता जाएगा, तो आपको मैग्नेटिक पोर्शंस ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिपीट होगी। सिंपल है, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, सब कुछ सेम आने वाला है, तो अच्छा है कि हम यहाँ पे ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते जाए। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स उसे कभी भी डायरेक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। राइट, मतलब कि ये जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी ज़रूर है, बट वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वेक्टर है, ठीक है, इसलिए हम नोट कर सकते हैं। और उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम कहेंगे कि ये यूनिट कहाँ से आया, तो मैं आपको यहाँ से डिराइव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला हुआ करता था ई इंटू ए, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, सॉरी यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ए यानी एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, तो देखिए हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, यानी यूनिट जनरेट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो न्यूटन मीटर पर कूलम। और बच्चा पार्टी आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं वेबर। राइट, और ये जो वेबर है वो साइंटिस्ट वेबर के नाम पे लिया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। काफ़ी बार हम न्यूमेरिकल्स में इस यूनिट को यूज करेंगे। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला स्पेशल केस है कि इफ थीटा इन बिटवीन 0 to 90, मतलब हमारा जो थीटा है उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 से 90 के बीच में हुआ, तो हमारा जो फ्लक्स है वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, तो कि भाई हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। राइट, और हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यानी कि अगर थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच मिला, तो कॉस की वैल्यू भी 1 और 0 के बीच मिली, और 1 और 0 के बीच मिली, इसका मतलब कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स फाई होगा वो हमें मिलेगा पॉजिटिव। राइट, नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 है तो हमें फ्लक्स मिलेगा 0। कैसे, तो कि भाई cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। राइट, तो अगर थीटा 0 तो फ्लक्स हो जाएगा 0, सॉरी थीटा 90 तो फ्लक्स हो जाएगा 0। और थर्ड पॉइंट है कि इफ द थीटा इज बिटवीन 90 to 180, राइट, मतलब कि थीटा की वैल्यू अगर 90 और 180 के बीच है, तो थीटा जो है वो हमें मिलेगा नेगेटिव। कैसे, तो उसका रीज़न है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो अगर हमारा थीटा 90 और 180 के बीच मिला, तो हमें cos की वैल्यू मिलेगी 0 और -1 के बीच, यानी कि हमें कोई ना कोई परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। तो सिंपल है कि हम नोट कर लेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है वो हमें मिलेगा नेगेटिव। राइट बच्चा पार्टी, तो हम नोट करके रखेंगे कि जब हमारा थीटा इन बिटवीन 0 to 90 होगा तो फ्लक्स मिलेगा पॉजिटिव। अगर थीटा इज इक्वल टू 90, फ्लक्स इज 0, एंड व्हेन थीटा इन बिटवीन 90 to 180, देन फ्लक्स नेगेटिव होगा। राइट,
तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड एंगल के लिए। अब बच्चा पार्टी ये जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बट हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ही हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है गाउस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है कि सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल। मतलब कि अगर 2 डायमेंशनल में हमें कोई एंगल मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, बट अगर 3 डायमेंशन में कोई एंगल हमें मिलता है तो उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और बच्चा पार्टी आपको याद भी होगा इन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के जो यूनिट्स हुआ करते थे, राइट। आपको याद होगा रेडियन, स्टीरेडियन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पुराना है, आपको याद ही होगा, बट फिर एक बार देख लेते हैं। तो सॉलिड जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल, उसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। सिमिलरली अगर मैं प्लेन एंगल की बात करता तो उसका यूनिट तो होता था रेडियन, राइट। रेडियन और स्टीरेडियन दोनों के यूनिट्स होते थे, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते थे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक 3D ड्राइंग बता रखी है, एक कॉन शेप की है। कॉन शेप यानी कि जब हम किसी शॉप पे जाते हैं वो बेल वगैरह खरीदने के लिए, तो वो एक पेपर लेते हैं, उसको फोल्ड करते हैं कॉन शेप में, कॉनिकल शेप में, ठीक है। तो ये एक कॉनिकल शेप है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, टोटल एंगल जो 3 डायमेंशन में बनेगा, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो रेडियस है, उस रेडियस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसी के डायरेक्शन में होगा, जिसको हमने डिनोट किया है आर कैरेट से। और साथ ही साथ हमने एरिया वेक्टर को भी डिनोट कर दिया और हमने नोट किया कि ये जो एरिया वेक्टर है वो और यूनिट वेक्टर, उनके बीच का एंगल आ रहा है थीटा, ठीक है। तो हम नोट करेंगे कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एलिमेंट DA एट द सेंटर O ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R इज, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का हम आगे के जो थियरी कॉन्सेप्ट है उसमें यूज़ करेंगे। हमारे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे याद रखिए DA यानी कि हमारा क्रॉस सेक्शन, cos थीटा एंगल बिटवीन रेडियस एंड वेक्टर, एरिया वेक्टर, और R स्क्वायर, R यानी कि रेडियस ऑफ द कॉनिकल शेप, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते तो हम कहेंगे कि टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और इसको कभी कभी हम लिख सकते हैं A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। और अगर हम इनको सोल्व आउट कर देते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई स्टीरेडियन, ठीक है। ये कैसे आया, तो हमें पता है एरिया, अब ये जो स्फेरिकल शेप बनेगा उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर देते। अगर हम ये जो थीटा है उसको 0 कंसिडर करें तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और फाइनली हमें सॉलिड एंगल फॉर अ स्फीयर मिल जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन, राइट बच्चा पार्टी। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ ही साथ हमने देखा है सॉलिड एंगल, राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे गाउस थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।